नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये फैन लड़ाई में शामिल होने के इरादे से युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था। कबीले के नेता, आप अपना एकांत छोड़ चुके हैं। ये फैन को देखकर हुआंग लाओ सान बहुत खुश हुए। अब जब ये फैन एकांत छोड़ चुका था तो पैट्रिक ड्रैगन उत्साह से उछल रहा था। इसके अलावा आज ये फैन की असली ताकत देखने का मौका भी मिल सकता है। वर्षों से ये फैन को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का शायद ही कभी मौका मिला। इसके परिणामस्वरूप यह रहस्य उत्पन्न हो गया कि ये फैन वास्तव में कितना शक्तिशाली था। इस वर्ष अंततः उनकी वास्तविक क्षमताओं को उजागर करना संभव प्रतीत हुआ, इसलिए हुआंग लाओ सान का रोमांचित होना स्वाभाविक था। यह शक्तिशाली पैट्रिक ड्रैगन ये फैन की असली ताकत को दबाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दोस्त ये अमर सम्राट गुआंग हान और अमर सम्राट कियान बांग दोनों ने बात की। ये फैन के प्रकट होने से लड़ाई कुछ देर के लिए रुक गई। पैट्रिक ड्रैगन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये फैन की जांच की। ड्रैगन कबीले और मानव कबीले का सौंदर्यबोध अलग अलग था। पैट्रिक ड्रैगन की नज़र में ये फैन, जो केवल अमर सम्राट क्षेत्र में था, बिल्कुल तुच्छ लग रहा था। हालांकि ये फैन के प्रति तीन महान अमर सम्राटों के रवैये से पैट्रिक ड्रैगन असहज महसूस कर रहा था। अमर सम्राट और अमर सम्राट बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। तीन महान अमर सम्राट ये फैन का इतना सम्मान क्यों करेंगे? आप तीनों कृपया बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, ये फैन ने विनम्रता से कहा। दो महान अमर सम्राट मदद करने आए थे, लेकिन अब जब वह एकांतवास से बाहर आ गया था तो मेहमानों को उसकी ओर से लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीनों महान अमर सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। अमर सम्राट गुआंग हान और अमर सम्राट कियान बांग दोनों यह देखना चाहते थे कि ताओवादी पूर्वज का शिष्य ये फैन वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अफवाहों के अनुसार 3000 लोगों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में उच्च लोगों के लोगों को चुनौती देने की क्षमता थी। ये फैन की स्थिति को देखते हुए उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह पैट्रिक ड्रैगन से निपटने के बारे में झूठ बोल रहा था। आखिरकार वह ताओवादी बोधि के शिष्य थे। उन्हें निश्चित रूप से 3000 लोगों के शीर्ष विलक्षण लोगों में गिना जाना चाहिए। तीन महान अमर सम्राटों को स्वेच्छा से पीछे हटते देख पैट्रिक ड्रैगन की आंखें जलन से फड़क उठीं। मैं एक विशालकाय अजगर अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। एक अमर सम्राट को मुझसे निपटने का काम सौंपकर क्या तुम मुझे बहुत कम नहीं आंक रहे हो? पैट्रिक ड्रैगन क्रोधित हो गया। तीन महान अमर सम्राटों द्वारा तुच्छ समझा जाना एक बात थी, वह इसे सहन कर सकता था, लेकिन अब एक अमर सम्राट द्वारा उसका अपमान किया जा रहा था। क्या चांगमिंग विश्व में महान पैट्रिक ड्रैगन की गरिमा इस हद तक खराब हो गई है? यह असहनीय था। आज उसे चांगमिंग दुनिया की ताकतों को पैट्रिक ड्रैगन का प्रकोप दिखाने के लिए इस इंसान का सफाया करना पड़ा। पैट्रिक ड्रैगन को याद आया कि ये परिवार में ड्रैगन कबीले का रक्त प्रवाह था और यह काफी घना था। ड्रैगन वंश के पूर्वजों में से एक के रूप में पैट्रिक ड्रैगन की वंशावली ने निम्न श्रेणी के अन्य सभी ड्रैगन वंशों को दबा दिया। पैट्रिक ड्रैगन के दृष्टिकोण से ये परिवार के कबीले नेता, ये फैन पूरी तरह से उसके दमन के अधीन थे। जब तक वह ये फैन को दबाने के लिए अपने ड्रैगन कबीले के वंश को उत्तेजित करता रहेगा, भले ही ये फैन एक अमर सम्राट था, वह वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे एक मेमने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि सभी ड्रैगन वंश मेरे सामने झुकते हैं? पैट्रिक ड्रैगन की रक्तरेखा पूरी तरह से सक्रिय थी। प्रभुत्वशाली रक्तरेखा शक्ति, यहाँ तक कि इसकी अवशिष्ट तरंगे भी लड़ाई में शामिल होने आए ड्रैगन को इसका सामना करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थीं। उनमें से प्रत्येक अपने घुटनों पर गिर गया। अन्य ड्रैगन वंशों पर पैट्रिक ड्रैगन वंश का दमन अत्यधिक भारी था। ये ड्रैगन अपनी भुजाएं भी नहीं उठा सकते थे। पैट्रिक ड्रैगन ने अपने दमन के मुख्य लक्ष्य, ये फैन को आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। ये फैन को यह बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? ये फैन ने उस पुश्तैनी ड्रैगन को ऐसे देखा जैसे वो कोई मूर्ख हो। पुश्तैनी ड्रैगन का क्या मतलब था?
क्या वो उसे नीची नजर से देख रहा था? क्या वो सिर्फ दिखावे और नजरों से उसे मार डालने की योजना बना रहा था? दबा हुआ महसूस करना तो दूर, ये फान को जरा भी बदलाव महसूस नहीं हुआ। ये फान ने पैट्रिक ड्रैगन की हरकतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस दृश्य को देखकर पैट्रिक ड्रैगन अचंभित रह गया। क्या हो रहा था? उसके पैट्रिक ड्रैगन वंश की दमनकारी शक्ति कहाँ थी? ये फान पूरी तरह से अप्रभावित क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये फैन के शरीर में ड्रैगन कबीले का रक्त नहीं है? लेकिन यह सही नहीं हो सकता। जब ये फैन प्रकट हुआ तो पैट्रिक ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि ये फैन का ड्रैगन वंश उसके जैसा ही है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि ये फैन का ड्रैगन वंश कितना शक्तिशाली था। पैट्रिक ड्रैगन ये फैन को गौर से देख रहा था, लगातार अपने मन में सोच रहा था। केवल दो ही संभावनाएं हैं कि ये फैन को दबाया नहीं गया था। या तो ये फैन के पास ड्रैगन कबीले का वंश नहीं है, या ये फैन का वंश पैट्रिक ड्रैगन से ज्यादा शुद्ध और मजबूत है, इसलिए उसे दबाया नहीं गया। हालांकि ये दोनों ही स्थितियां पैट्रिक ड्रैगन को असंभव लग रही थीं। ये फैन का रक्तवंश संभवतः उसके अपने रक्तवंश से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पैट्रिक ड्रैगन की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये फैन ने भी इस नाटक को जारी न रखने का फैसला किया। चूंकि पैट्रिक ड्रैगन को अपने पैट्रिक ड्रैगन वंश पर गर्व था, इसलिए ये फैन ने उसे पूरी तरह से पराजित करने के इरादे से उसके गौरव पर प्रहार करने का फैसला किया। ड्रैगन वंश की वंशावली किसके पास नहीं है? किस बात पर इतना गर्व है? अगले ही पल शुद्ध एजियोर ड्रैगन ब्लडलाइन की आभा ये फैन से निकली, जिसने दृश्य पर मौजूद ड्रैगन कुलों का जमकर दमन किया। जो ड्रैगन अभी घुटनों के बल बैठे थे, अब जमीन पर लेट गए। पैट्रिक ड्रैगन रक्तरेखा के दमन की तुलना में ये फैन की एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा का दमन और भी भयंकर था। एक कमजोर आभा बिखेरते हुए ड्रैगन को रोने का मन हुआ, लेकिन वे रो नहीं सके क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन उनके खिलाफ क्यों होना चाहिए। जब ये फैन के एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा को महसूस किया गया तो पैट्रिक ड्रैगन की आंखें पूरी तरह से बदल गईं। पैट्रिक ड्रैगन के दृष्टिकोण से सबसे अप्रत्याशित बात घटित हुई। ये फैन के शरीर के अंदर ड्रैगन कबीले का रक्तवंश उसके अपने रक्तवंश से अधिक शक्तिशाली था। यह परिणाम पैट्रिक ड्रैगन के लिए असहनीय था। आखिरकार वह चांगमिंग विश्व में ड्रैगन वंश का पूर्वज था। उसका वंश किसी ऐसे इंसान से कम शक्तिशाली कैसे हो सकता है जिसका वंश ड्रैगन वंश का हो? असंभव, बिल्कुल असंभव। दरअसल अगर यह वह समय होता जब पुश्तैनी ड्रैगन अपने चरम पर होता, तो उसकी रक्तरेखा की ताकत ये फान के बराबर होती। दोनों ही प्राचीन रक्तरेखाएं थीं, और पुश्तैनी ड्रैगन की प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रक्तरेखा तो और भी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन अब पैट्रिक ड्रैगन की हैसियत गिर जाने के कारण उसकी रक्तशक्ति भी उतनी शक्तिशाली नहीं रही जितनी अपने चरम काल में थी। स्वाभाविक रूप से वह ये फान का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या आप उन बूढ़े लोगों में से एक हैं? पुश्तैनी ड्रैगन अपनी दबी हुई शक्ति को महसूस करते हुए ये फान को और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण नजरों से देखने लगा। बूढ़ा आदमी? मैं बूढ़ा नहीं हूं, ये फैन हंसा। कुछ लोग हमेशा अपनी कमजोरियों के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। नीला ड्रैगन परिवर्तन। अपने रक्तरेखा को सक्रिय करते हुए ये फैन एक नीला ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय दाव का मूल सिद्धांत अराजकता। स्वर्गीय दाव। ये फैन की आभा भी अपने चरम पर पहुंच गई और वह सीधे पैट्रिक ड्रैगन पर झपटा। ड्रैगन कबीले के सदस्यों के बीच लड़ाई सबसे शुद्ध होती है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर घाव करने के लिए भयंकर पंजे मारे, लेकिन जब पैट्रिक ड्रैगन के पंजे ने ये फैन के ड्रैगन शरीर को खरोंच दिया तो उन्होंने केवल ताओ लाइट की परतों को उत्तेजित किया, जो रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। 5-6 गहन शरीर की महान सफलता प्राप्त करने के बाद ये फैन की शारीरिक रक्षा पहले ही सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एजियोर ड्रैगन परिवर्तन के बाद प्राप्त अतिरिक्त रक्षात्मक शक्ति के साथ अब केवल बहुत कम अमर सम्राट ही ये फैन को चोट पहुंचा सकते थे। पैट्रिक ड्रैगन के हमले का कोई प्रभाव नहीं होने का मतलब यह नहीं था कि ये फैन के हमले का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। पैट्रिक ड्रैगन के शरीर का सामना करते हुए, जिसने अभी अभी 3 महान अमर सम्राटों के सामने आसानी से अपनी रक्षा की थी, ये फान के नीले ड्रैगन के पंजों के नीचे उसकी सुरक्षा लगभग तुरंत ही छिन्न भिन्न हो गई। ड्रैगन के शल्क फट गए और ड्रैगन का खून हर जगह बिखर गया। तीव्र दर्द के कारण पैट्रिक ड्रैगन ने एक दयनीय ड्रैगन दहाड़ लगाई और वह पीड़ा से इधर उधर लुढ़कने लगा। लेकिन ये फैन ने पैट्रिक ड्रैगन को संभलने का मौका नहीं दिया और सीधे उस पर कूद पड़ा और हमलों की झड़ी लगा दी। पैट्रिक ड्रैगन को मूल रूप से ये फैन ने जकड़ लिया था, उसकी सुरक्षा पूरी तरह से बिखर गई थी। दर्द से भरा दृश्य इतना भयावह था कि दर्शकों की रूह कांप गई। यह बहुत भयंकर था।
यद्यपि पैट्रिक ड्रैगन अमर सम्राट क्षेत्र में था, लेकिन अमर सम्राट क्षेत्र के एक साधक ये फैन ने उसे जकड़ लिया और उस पर प्रहार किया, जिससे सभी लोग भ्रमित हो गए। क्या एक अमर सम्राट सचमुच इतना शक्तिशाली हो सकता है? या तो पैट्रिक ड्रैगन बहुत कमजोर था, या ये फैन बहुत मजबूत था। क्या पैट्रिक ड्रैगन कमजोर था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह अभी अभी 3 महान अमर सम्राटों से अकेले ही लड़ रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों महान अमर सम्राट बेकार हों? जवाब सिर्फ एक था, ये फैन, एक अमर सम्राट, 3 महान अमर सम्राटों से भी अधिक शक्तिशाली था। दर्शकों ने ठंडी हवा की तेज सांस ली। अब उन्हें अंततः समझ में आ गया कि क्यों अमर सम्राट गुआंगहान और कियान बैंग ये परिवार का पक्ष न लेने के बजाय पैट्रिक ड्रैगन को नाराज करना चाहते थे। ये फैन की क्षमता पूरी तरह से उनके समर्थन के लायक थी। यहाँ तक कहा जा सकता है कि ये फैन का उन पर एहसान मानना इन 2 अमर सम्राटों के लिए एक बड़ी जीत है। ये फैन की ताकत देखकर अन्य साधकों को ऐसा लगा जैसे वे अपना सिर कुचलकर मार डालें। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने खेती करते हुए इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। न केवल दर्शक हैरान थे, बल्कि 3 महान अमर सम्राट भी ये फैन की ताकत से पूरी तरह चकित थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई होगी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए यह पता चला कि ये फैन ने पैट्रिक ड्रैगन को अकेले ही हरा दिया। क्या यह किसी ताओवादी पूर्वज के शिष्य की प्रतिभा हो सकती है? इस समय उन्हें यह पूरी तरह से सामान्य लगा कि वे ताओवादी पूर्वज के शिष्य नहीं बन सकते। ये फैन इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि इस बार ये फैन का पक्ष लेने में सक्षम होने के कारण उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से इसके लायक था। दूसरी ओर लड़ाई भी समाप्ति के करीब थी। पैट्रिक ड्रैगन के विशाल शरीर पर जख्म बिखरे हुए थे। ड्रैगन के बहते खून की मात्रा शायद अब तक एक सागर बन सकती थी। पहले तो पैट्रिक ड्रैगन को लगा था कि वह ये परिवार को आसानी से हरा देगा, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका है। जैसे जैसे उसकी चोटें अधिक गंभीर होती गईं, पैट्रिक ड्रैगन में घबराहट बढ़ने लगी। ये फैन की ताकत पैट्रिक ड्रैगन की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। अमर सम्राट क्षेत्र में होने के बावजूद अमर सम्राट क्षेत्र की युद्ध शक्ति रखने के कारण ये फैन में स्पष्ट रूप से वह सब कुछ था जो दिखाई नहीं देता था। यह वह क्षण था जब पैट्रिक ड्रैगन को अंततः समझ में आया कि क्यों 2 अमर सम्राट उसके खिलाफ ये परिवार का पक्ष लेंगे। ये फैन की प्रतिभा को देखते हुए वह निस्संदेह भविष्य में महान चीजें हासिल करेगा, जब तक कि कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। यदि वास्तव में ये फैन का समर्थन करने वाली कोई शक्तिशाली शक्ति होती, तो ताओवादी पूर्वज बनना बहुत दूर की बात नहीं लगती। ऐसा अस्तित्व निश्चित रूप से 2 अमर सम्राटों के लिए मित्रता के योग्य था। इस बिंदु पर पैट्रिक ड्रैगन को अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ये परिवार को चुनने पर पछतावा हुआ। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि न केवल ड्रैगन कबीला प्रभुत्व स्थापित करने में असफल रहेगा, बल्कि इसके विपरीत उन पर ही प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चोटें बढ़ती गईं। इसके साथ ही पैट्रिक ड्रैगन का शरीर कमजोर होने लगा। पैट्रिक ड्रैगन के शरीर के समर्थन के बिना उसकी युद्ध शक्ति कम हो गई। अब तक पैट्रिक ड्रैगन ये फैन को हराने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि यह सोच रहा था कि वह कैसे बच सकता है। ड्रैगन की दहाड़ के साथ पैट्रिक ड्रैगन की मुरझाई हुई आभा अचानक एक बार फिर भड़क उठी। जब सभी को लगा कि पैट्रिक ड्रैगन कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, तो वह मुड़ा और भागने लगा। ड्रैगन कबीले के जो साधक इसके साथ आए थे, उन्हें छोड़ दिया गया और पीछे छोड़ दिया गया। आओ हाई और बाकी लोग सदमे में एक दूसरे को देखने लगे। पैट्रिक ड्रैगन के भाग जाने के बाद अब उन्हें क्या करना चाहिए था? हालांकि पैट्रिक ड्रैगन भाग सकता है या नहीं, यह ये फैन पर निर्भर था। ये फैन अब तक लड़ाई में अपने वंश की शक्ति का उपयोग कर रहा था, और उसके पास अभी भी कई चालें थीं जिनका उसे अभी तक उपयोग नहीं करना था। भाग रहे हो? बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की आंतरिक अराजकता दुनिया तुरंत सक्रिय हो गई, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भागते हुए पैट्रिक ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश की। अराजकता स्वर्गीय दाव, अराजकता पिंजरे। अराजकता को पिंजरे के रूप में उपयोग करते हुए ये फैन ने सीधे उस स्थान को कैद कर लिया जहां पैट्रिक ड्रैगन था। भागने के दौरान पैट्रिक ड्रैगन को अचानक अपनी गति कम होती हुई महसूस हुई, मानो पूरा स्थान चिपचिपे दलदल में बदल गया हो, जिसने उसे मजबूती से जकड़ लिया हो। स्वर्गीय दाव। क्या यह था कि ये फैन ने महान ताओ की शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्गीय दाव की शक्ति से सफलता प्राप्त की थी? पैट्रिक ड्रैगन का चेहरा भय से भर गया। इस क्षण उसे अंततः भय का अनुभव हुआ। यदि उसे पहले पता होता कि ये फैन ने स्वर्गीय दाओ को समझ लिया है, तो उसने ये परिवार को भड़काने के बारे में कभी नहीं सोचा होता।
स्वर्गीय ताओ को समझने में सक्षम, ये फैन को एक शक्ति ताओवादी पूर्वजों के बीच एक मजबूत उपस्थिति बनने के लिए नियत किया गया था, जो 3000 क्षेत्रों में गूंजेगी। यहाँ तक कि अपने चरम पर भी पैट्रिक ड्रैगन उस ताओवादी पूर्वज के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था जिसने स्वर्गीय दाओ को समझ लिया था। इस दुनिया में प्रवेश करते ही इतने भयानक अस्तित्व का सामना करते हुए पैट्रिक ड्रैगन को लगा कि शायद उसे किसी प्राणी ने श्राप दिया है, वरना उसकी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। पैट्रिक ड्रैगन का विशाल रूप धीरे धीरे ये फैन की ओर आकर्षित होने लगा। यहाँ तक कि अगर पैट्रिक ड्रैगन ने ये परिवार को उकसाया नहीं होता तो भी कोई भी साधारण दुश्मनी ये फैन के लिए प्राणी को न छोड़ने के लिए पर्याप्त होती। पैट्रिक ड्रैगन आदिम रक्तरेखा वाले ड्रैगन कबीले के संस्थापकों में से एक होने के नाते अपने आप में एक खजाना था। यदि इसे वश में कर लिया जाए तो ये फैन इसे पवित्र कलाकृति में परिष्कृत करने पर भी विचार कर सकता है। ये फैन ऐसे पुरस्कार को कैसे हाथ से जाने दे सकता था। दर्शकों ने आज पैट्रिक ड्रैगन के संभावित पतन के बारे में कभी नहीं सोचा था, तब भी नहीं जब उन्होंने ये फैन को लड़ाई में हावी होते देखा था। आखिरकार यह कभी एक राक्षस पूर्वज के स्तर पर अस्तित्व में था। इसे इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ना चाहिए था। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत पैट्रिक ड्रैगन आज संभवतः ये के परिवार के हाथों में पड़ सकता है। इस संभावना की कल्पना करके कई किसान सदमे में आ गए। एक अमर सम्राट को हराने की क्षमता और एक अमर सम्राट को मारने की क्षमता एक ही स्तर पर नहीं थी। चांगमिंग विश्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल एक अमर सम्राट था। यदि ये फैन पैट्रिक ड्रैगन को मार सकता था तो इसका मतलब था कि उसके पास अन्य अमर सम्राटों को मारने की क्षमता भी थी। ऐसा तथ्य हर दूसरे अमर सम्राट के सिर पर तलवार लटकाने के बराबर होगा। चांगमिंग विश्व एक नए अछूत प्राणी के उदय का गवाह बनने वाला था। चाहे पैट्रिक ड्रैगन ने कितना भी संघर्ष किया हो, सब व्यर्थ था। अंत में ये फैन ने हाथ बढ़ाया और विश्व शक्ति एक लंबी तलवार में बदल गई। मध्य हजार लोगों की स्थिति तक पहुंचने के बाद ये फैन पहली बार अपनी विश्व शक्ति की पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। उससे निकलने वाली आभा ने ही अमर सम्राटों गुआंगहान और कियान बांग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, उनके दिलों में एक अदम्य भय पैदा कर दिया। उन्हें पूर्वाभास था कि यदि वे इस तलवार के निशाने पर आ गए तो उनका अंत हो जाएगा। अमर सम्राट कियान बांग ने मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। यह सौभाग्य की बात थी कि उस जमाने में दायु अमर राजवंश के साथ व्यवहार करते समय उन्होंने अच्छा रवैया बनाए रखा था। अन्यथा इस हमले को प्राप्त करने वाला पैट्रिक ड्रैगन नहीं बल्कि वह स्वयं हो सकता था। अरे, क्या गुआंगहान को मेरी आध्यात्मिक चाय पसंद नहीं आई? वापस आते ही मैं सारी चाय उसे भेज दूंगा, कियान बांग ने सोचा। वह सम्राट गुआंगहान के प्रति बहुत आभारी थे, क्योंकि उन्होंने न केवल उन्हें संकट से बचने में मदद की बल्कि उन्हें एक सुनहरा अवसर भी दिया। ये फैन के साथ रिश्ता बनाना उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। विश्व तलवार धीरे धीरे उड़ी और पैट्रिक ड्रैगन के सिर में घुस गई। पैट्रिक ड्रैगन का मांस, जो एक अमर सम्राट के हमले का सामना कर सकता था, इस समय प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रखता था। इस समय पैट्रिक ड्रैगन पूरी तरह से हताश था। आप वास्तव में कौन हैं और क्या आपकी सहायक सेना हमारे दानव कबीले को भड़काने से नहीं डरती? दानव कबीला, ये फैन हंसा। मेरे गुरु का नाम बोधि पुराण पूर्वज है। अगर तुम राक्षस बदला लेना चाहते हो तो उन्हें ढूंढना मत भूलना। ये फैन को लगा कि बोधि बूढ़ा पूर्वज अपनी उम्र के कारण बहुत आलसी हो गया है और उसके लिए कुछ करने का प्रबंध करना उचित ही था। बोधि पुराने पूर्वज। पैट्रिक ड्रैगन की आंखों में डर का एक संकेत दिखाई दिया। तो ये फैन बोधि पुराने पूर्वज का प्रशिक्षु है। यहां तक कि बदले की भावना का अंतिम अंश भी पूरी तरह से गायब हो गया है। यदि यह कोई अन्य ताओवादी पूर्वज होता तो दानव कबीला कुछ शक्ति जुटाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन बोधि पुराने पूर्वज के लिए चलो इसे भूल जाओ। राक्षस कबीले वास्तव में उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। एक क्षण बाद पैट्रिक ड्रैगन की आंखों में रोशनी का अंतिम संकेत गायब हो गया। राक्षस कुल का संस्थापक पूर्वज आज पूरी तरह से गिर गया था। वहां उपस्थित सभी साधकों की आंखों में केवल भय ही रह गया। चांगमिंग विश्व में एक कमजोर अमर सम्राट के अलावा, जो चुड़ैल जनजाति के अंतिम हमले के दौरान मारा गया था, ऐसा शक्तिशाली प्राणी हजारों वर्षों से नहीं गिरा था। सही नहीं है, पैट्रिक ड्रैगन एक अमर सम्राट नहीं है, लेकिन एक बार दानव कबीले का संस्थापक था। ऐसे राक्षस पूर्वज के पतन के बाद कौन जानता था कि राक्षस कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। दानव कबीला कोई कमजोर जाति नहीं है, और यह मानव कबीला जितना ही मजबूत है। क्या ये फैन दानव कबीले के प्रतिशोध का सामना कर सकता है?
उन्हें यह नहीं पता था कि जिस क्षण पैत्रिक ड्रैगन गिरा, दानव कबीले ने इसे महसूस कर लिया और यहाँ तक कि एक दानव संस्थापक भी पैत्रिक ड्रैगन का व्यक्तिगत रूप से बदला लेने की योजना बना रहा था। लेकिन अगले ही क्षण उस उग्र राक्षस पूर्वज का अचानक विनाश हो गया। बोधि पुराण पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से एक चाल चली और अंत में उन्होंने सहजता से एक वाक्य छोड़ दिया, मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत करो और मैं तुम सभी राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। एक वाक्य ने पूरे राक्षस कुल को भयभीत कर दिया। बोधि पुराने पूर्वज अप्राप्य। वास्तव में पैत्रिक ड्रैगन दानव कबीले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन उसके लिए पूरे दानव कबीले का बलिदान करना उचित नहीं है। यदि यह कोई अन्य ताओवादी पूर्वज होता तो दानव कबीले ने निश्चित रूप से भयंकर प्रतिशोध लिया होता तथा उन्हें यह दिखा दिया होता कि दानव कबीले का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बोधि पुराने पूर्वज के लिए किसी को भी संदेह नहीं था कि वह धोखा दे रहा था या नहीं। 3000 लोगों में बोधि प्राचीन पूर्वज की शक्ति भी एक रहस्य है। पैत्रिक ड्रैगन के शरीर को ये फैन द्वारा सीधे अराजकता क्षेत्र में वापस ले जाया गया। पैत्रिक ड्रैगन एक समय राक्षस पूर्वज राज्य का एक शक्तिशाली प्राणी था जिसका मूल सिद्धांत बहुत मजबूत था। यदि यह अन्य सामग्रियां होती तो ये फैन की वर्तमान शक्ति एक सच्ची पवित्र कलाकृति को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन यदि पैत्रिक ड्रैगन के शरीर को सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है तो ये फैन की चरम कलाकृति शोधन क्षमता के साथ संयुक्त रूप से वास्तव में एक वास्तविक निचले स्तर की पवित्र कलाकृति को परिष्कृत करना संभव हो सकता है। ये फैन और 2 अमर सम्राटों के साथ साधकों को ये परिवार की भूमि में प्रवेश करते देख तमाशबीन साधक भी एक एक करके चले गए और ये परिवार के बारे में खबर देने के लिए अपने कुलों में वापस चले गए। ये परिवार को उकसाया नहीं जा सकता। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही ये परिवार की प्रतिष्ठा पूरे चांगमिंग विश्व में और यहाँ तक कि चांगमिंग विश्व से परे भी फैल जाएगी। पैत्रिक ड्रैगन की समस्या हल हो जाने के बाद शेष मामलों में अब ये फैन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह गई। ये फैन 2 महान अमर सम्राटों के साथ ये परिवार की भूमि पर लौट आए और उनका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया। आखिरकार ये परिवार आज 2 महान अमर सम्राटों का ऋणी था और ये फैन को स्वाभाविक रूप से मेजबान की भूमिका निभानी थी। ये फैन के हाथ के एक झटके से एक जार प्रकट हुआ। जब जार खोला गया तो उसकी तीव्र सुगंध से दोनों अमर सम्राट सिहर उठे। उस सुगंध मात्र से ही दोनों अमर सम्राटों को महान ताओ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। इससे ये फैन के हाथ में मौजूद खजाने की शक्ति का पता चला। मेज पर 3 कप दिखाई दिए। ये फैन ने व्यक्तिगत रूप से 2 अमर सम्राटों के लिए ज्ञानवर्धक चाय का एक बर्तन बनाया। कृपया, ये फैन ने दोनों को इसे आजमाने का इशारा किया। गुरगल। यहाँ तक कि वीर अमर सम्राट भी थोड़ा शर्मिंदा थे। हालांकि ये फैन की उपस्थिति को देखकर दोनों ने अपने दांत पीस लिए, ज्ञानवर्धक चाय उठाई और पीना शुरू कर दिया। 1 कप चाय के साथ दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके मन में तरह तरह की समझ पनपने लगी। ज्ञानोदय चाय के विकसित होने के बाद अमर सम्राटों के मजबूत शरीर पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। यदि यह पहले हुआ होता तो ये फैन ने ज्ञानोदय चाय को बाहर लाने की हिम्मत नहीं की होती, क्योंकि ये परिवार के पास इस तरह के खजाने की रक्षा करने का साधन नहीं था। लेकिन अब ताओवादी पूर्वजों के अलावा ये फैन वास्तव में किसी से नहीं डरता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने खजाने की रक्षा करने की क्षमता थी। कुछ समय बाद ही दोनों महान अमर सम्राट ज्ञानोदय अवस्था से जागे। धन्यवाद मित्र, ये जो लोग अमर सम्राट के पद पर हैं वे हजारों वर्षों में साधना करते हैं। ये फैन के ज्ञानवर्धक चाय के प्याले ने उनकी 1000 साल की साधना का समय बचा लिया। वे कृतज्ञ कैसे न हो सकते थे। तुम दोनों इतने औपचारिक क्यों हो? क्योंकि तुम ये परिवार को दोस्त मानते हो, इसलिए मैं ये फैन स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं हूं। ये रही कुछ और ज्ञानवर्धक चाय। अगर तुम दोनों को पसंद आए तो और ले जाओ। ये फैन ने 2 और जार निकाले, जिनमें से प्रत्येक में ज्ञानवर्धक चाय के 30 टुकड़े थे, जो उन दोनों को कुछ समय तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त थे। ज्ञानवर्धक चाय के प्रभाव को जानते हुए उनमें ये फैन का उपहार स्वीकार करने का साहस नहीं था। ज्ञानवर्धक चाय के केवल 2 डिब्बे ही उनकी रखी हुई कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान थे। इस कारण उन्हें इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ बार मना करने के बाद उन्होंने ये फैन की गंभीरता देखी और अंततः अनिच्छा से उसका उपहार स्वीकार कर लिया। दोनों ने मन ही मन कसम खाई कि अगर ये परिवार को कभी कोई परेशानी हुई तो उन्हें उसकी पूरी मदद करनी होगी, वरना ये फैन द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक चाय व्यर्थ हो जाती। ज्ञानवर्धक चाय का यह जार उनके लिए महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए पर्याप्त होगा। एक और दौर की बातचीत के बाद दोनों चले गए। ये जिनसेन ने शेष ड्रैगन कबीले के सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं दी।
वे जानते थे कि पैट्रिक ड्रैगन और ये परिवार के संरक्षण के बिना ड्रैगन कबीले का भविष्य अंधकारमय होगा। एओ हाई ड्रैगन कबीले के शेष सदस्यों को वापस अंथीन सागर में ले गया। उसका दिल अभी भी आशंका से धड़क रहा था। अब एओ हाई को ये परिवार की ताकत को कम आंकने का गहरा अफसोस हुआ। उन्हें ऐसी गलती पर पछतावा क्यों नहीं हुआ? ये परिवार ने तो पैट्रिक ड्रैगन की भी देखभाल की। अगर ड्रैगन कबीले को ये परिवार का साथ मिलता तो वे जरूर फलते फूलते। बड़े एओ हाई, अब हम क्या करें? एक अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग ने आवाज उठाई। क्या करें? एओ हाई का दिमाग घूम गया और अचानक उसे एक योजना सूझी। यद्यपि ये जिनसेन का ड्रैगन कबीले के साथ मतभेद हो गया था, फिर भी एओ म्यू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई शाखा के साथ उसके संबंध अभी भी अच्छे थे। इसके अलावा एओ म्यू की शाखा ये जिनसेन के साथ मुद्दों में शामिल नहीं थी। एओ हाई का इरादा था कि एओ म्यू की शाखा ये जिनसेन को ड्रैगन कबीले के कबीले नेता के रूप में अपना पद फिर से संभालने के लिए राजी कर ले। तब तक उसे एओ हाई को अमर सम्राट क्षेत्र की झलक पाने का मौका मिल सकता है। बड़े एओ हाई, यह बुरी खबर है। एओ म्यू की शाखा के लोग गायब हो गए हैं और खजाने का ज्यादातर खजाना ले गए हैं। खजाने की रखवाली कर रहे सर्वोच्च बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एओ म्यू की शाखा, जो उत्तरी सागर के ड्रैगन कबीले के मूल सदस्यों से बनी थी, ड्रैगन कबीले के भीतर सबसे शक्तिशाली शाखा मानी जाती थी। अब एओ म्यू की शाखा के लुप्त हो जाने से ड्रैगन कबीले की ताकत बहुत कम हो गई थी। अपनी रक्षा के लिए संसाधनों और उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के बिना कई सर्वोच्च बुजुर्ग चिंता से भरे हुए थे, अनिश्चित थे कि क्या करें। आओ म्यू की हिम्मत कैसे हुई? एओ हाई क्रोधित हो गया और उसने तुरंत ड्रैगन कबीले के साधकों को एओ म्यू की शाखा खोजने और उसे वापस लाने का आदेश दिया। भले ही वे एओ म्यू की शाखा न ढूंढ पाएं, लेकिन उन्हें कम से कम अपना सामान वापस लाना था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह ड्रैगन कबीले के पतन की शुरुआत मात्र थी। समय बीतने के साथ पैट्रिक ड्रैगन और ये परिवार के बीच लड़ाई पूरे चांगमिंग विश्व में फैल गई। चांगमिंग विश्व के भीतर की ताकतें अब ये परिवार के अस्तित्व से अवगत थीं। इनमें किलिन कबीले और फीनिक्स कबीले शामिल थे। क्या आपको यकीन है कि ड्रैगन कबीले को शरण देने वाले ये परिवार हैं? किलिन कबीले के नेता ने फीनिक्स कबीले के नेता से पूछा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। हाँ, यह ये परिवार है। फीनिक्स कबीले के नेता शांत दिखे और आभारी थे कि जब ये फैन ने कार्रवाई की तो उन्होंने बहुत अधिक विरोध नहीं किया। इसके अलावा अब ये परिवार में उनके दो कुलों के सदस्य थे। वे ये परिवार के साथ अपने संबंध से बच नहीं सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? ड्रैगन कबीले को ये परिवार द्वारा आश्रय दिए जाने की बात याद करते हुए किलिन कबीले के नेता ने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए। क्या किस्मत है ड्रैगन कबीले की! यदि यह उनके किलिन कबीले को आश्रय दिया गया होता तो वे पहले ही ड्रैगन कबीले और फीनिक्स कबीले को निगल चुके होते। उनकी किस्मत पहले भी अच्छी थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। फीनिक्स कबीले के नेता के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई दी, जिसने किलिन कबीले के नेता की जिज्ञासा को जगा दिया। आपका क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, है ना? ये परिवार और ड्रैगन कबीला दोनों में पूरी तरह से मतभेद हो गया है। ये परिवार के कुलनेता का बेटा पहले ड्रैगन कबीला का कुलनेता था, लेकिन उसे बर्खास्त कर दिया गया। और पुश्तैनी ड्रैगन फीनिक्स कबीले के कबीले नेता द्वारा ये परिवार और ड्रैगन कबीले के बीच संघर्ष का वर्णन करने के बाद किलिन कबीले के कबीले नेता उत्तेजना से कांपने लगे। अब जबकि ड्रैगन कबीले ने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा खो दी है, तो क्या यह उनके किलिन कबीले के लिए एक अवसर नहीं था? यदि वे ड्रैगन कबीले का सफाया कर सकें तो वे ये परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम हो सकते हैं। दोनों कबीले के नेताओं ने एकमत होकर तुरंत ड्रैगन कबीले के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई। दोनों कुलों की संयुक्त सेनाओं ने शीघ्र ही ड्रैगन कुल के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। एओ हाई, जो अब ड्रैगन कबीले का नया कबीला नेता था, यह सुनकर क्रोधित हो गया कि दो प्रमुख कुलों ने मिलकर ड्रैगन कबीले पर हमला कर दिया है। वर्षों से दोनों कुलों ने हमेशा ड्रैगन कुल के प्रति अधीनता का व्यवहार किया था। अब उनकी ड्रैगन कुल पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? फीनिक्स कबीले, किलिन कबीले, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। इस बिंदु पर एक बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा। कबीले के नेता, क्या आपने कभी सोचा है कि वे जिससे डरते हैं वह हमारा ड्रैगन कबीला नहीं बल्कि ये परिवार हो सकता है? ये शब्द बोलते ही सब लोग चुप हो गए। यद्यपि बुजुर्ग के शब्द अरुचिकर थे, फिर भी वे बहुत सटीक लग रहे थे। ये फैन द्वारा ये जिनसेन के आदेश पर कार्रवाई करने के बाद ही दोनों प्रमुख कुलों में शांति आई। मूलतः दोनों प्रमुख कबीले ड्रैगन कबीले पर दबाव डाल रहे थे और उन्हें जवाबी लड़ाई का कोई अवसर नहीं दे रहे थे।
अब जाकर ड्रैगन कबीले को एहसास हुआ कि ये जिनसेन को अपना कबीला नेता पाकर वे कितने भाग्यशाली थे। ये जिनसेन के बिना संसाधन भी नहीं बचे थे। यहाँ तक कि जो शक्तियां कभी ड्रैगन कबीले के साथ विनम्रता से पेश आती थीं, वे भी अब पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण हो गई थीं। ड्रैगन कबीला इन कष्टों को सहने में असमर्थ था। कबीले नेता, कृपया कबीले नेता ये जिनसेन को वापस आमंत्रित करें। आम ड्रैगन कबीले के सदस्यों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। यह वे ही थे जिन्होंने पहले ये जिनसेन को निष्कासित किया था, और अब वे ही थे जो चाहते थे कि ये जिनसेन वापस आ जाए। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या ये जिनसेन को ड्रैगन कबीले का कबीला नेता बनने में कोई दिलचस्पी थी। एओ हाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, भले ही ड्रैगन कबीला नष्ट हो जाए, मैं कभी भी ये जिनसेन से भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन जब दो प्रमुख कुलों ने ड्रैगन कुल पर आक्रमण किया, जिससे उसके अनगिनत लोग मारे गए, तो एओ हाई ने घुटने टेक दिए और व्यक्तिगत रूप से ये परिवार के पास गए और ये जिनसेन से हस्तक्षेप करने की विनती की, लेकिन ये जिनसेन ने उन्हें वापस कर दिया। भाड़ में जाओ। ये जिनसेन ने एओ हाई की ओर देखा, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। यही कारण था कि ये जिनसेन ने ड्रैगन कबीले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जिनसेन ड्रैगन कबीले को यह बताना चाहता था कि ये परिवार की सुरक्षा के बिना ड्रैगन कबीले का कोई मूल्य नहीं है। ड्रैगन कबीले को अपना क्रमिक पतन देखते देखना निश्चित रूप से अधिक संतोषजनक था, बजाय इसके कि ये जिनसेन ने स्वयं कार्रवाई की होती। जल्द ही जो शक्तियां ड्रैगन कबीले के प्रति विनम्र हुआ करती थीं, वे ड्रैगन कबीले के प्रति ये परिवार के रवैये से अवगत हो गईं और अपने स्वयं के विचारों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में ये जिनसेन की वजह से ड्रैगन कबीले ने काफी खजाने इकट्ठा किए हैं। अब दूसरों को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा स्वयं लाभ उठाना बेहतर है। ये परिवार से ड्रैगन कबीले में एओ हाई की वापसी पर उसने पाया कि ड्रैगन कबीले के खिलाफ काम करने वाली ताकतें अचानक कई गुना बढ़ गई थीं। इतनी सारी ताकतों की घेराबंदी का सामना करते हुए ड्रैगन कबीला अधिक समय तक टिक नहीं सका। 10 साल बाद एओ हाई ने तबाह हो चुके ड्रैगन कबीले को देखा और उसके बाल अचानक सफेद हो गए। मैं एओ हाई ड्रैगन कबीले को विफल कर चुका हूं। इस प्रकार ड्रैगन कबीला अंथीन समुद्र में लुप्त हो गया। नहीं, वास्तव में ड्रैगन कबीला विलुप्त नहीं हुआ था। कम से कम एओ म्यू के नेतृत्व वाला ड्रैगन कबीला अभी भी जीवित और स्वस्थ था। ड्रैगन कबीले के खिलाफ इस युद्ध में सबसे ज्यादा लाभ किलिन कबीले और फीनिक्स कबीले को हुआ। लेकिन जब उन्होंने ड्रैगन कबीले का खजाना खोला तो सभी प्रमुख ताकतें तुरंत निराश हो गईं। इतना कम कैसे हो सकता है? यह ड्रैगन कबीले के संसाधनों के अनुपात में तो बिल्कुल भी नहीं था। सेना के एक नेता ने सुझाव दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन कबीले के अन्य सदस्यों ने सब कुछ छीन लिया हो? मुझे याद है कि बाहर अभी भी ड्रैगन कबीले की एक शाखा थी, है ना? जरूर उन्होंने सारे संसाधन छीन लिए होंगे। चलो उनसे भी छुटकारा पा लेते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, सबने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला के समान नहीं था। उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले ने हमेशा ये जिनसेन की शाखा के साथ ड्रैगन कबीले के व्यवहार का विरोध किया था और अंत में वे सीधे ड्रैगन कबीले से अलग हो गए थे। ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाने के लिए ये परिवार विरोध नहीं करेगा, लेकिन उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाने के लिए क्या आपको यकीन था कि ये परिवार कार्रवाई नहीं करेगा? इस संभावना के बावजूद कि ये परिवार कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी यह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। थोड़ी सी लापरवाही से संपूर्ण विलुप्ति हो सकती है। ठीक है, यहाँ हमारे लिए बांटने के लिए काफी कुछ है। लूट का माल बांटने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो यह जगह ड्रैगन कबीले के लिए छोड़ देते हैं, फीनिक्स कबीले के सरदार ने कहा। जहां तक फीनिक्स कबीले के नेता का प्रश्न है, जब उन्होंने कहा कि इसे ड्रैगन कबीले पर छोड़ दो, तो वे सभी जानते थे कि वह किसके बारे में बात कर रहे थे। अनगिनत वर्षों के बाद एओम्यू ने उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले को ड्रैगन कबीले के क्षेत्र में वापस ले लिया और धीरे धीरे ड्रैगन कबीले का पुनर्निर्माण शुरू किया। हालांकि अतीत के ड्रैगन कबीले के विपरीत वर्तमान ड्रैगन कबीले को अब फिर से उभरने की कोई उम्मीद नहीं है। एओम्यू ने फिर से ड्रैगन कबीले नाम का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उत्तरी सागर ड्रैगन कबीले का उपयोग किया। तब से चांगमिंग विश्व में ड्रैगन कबीला नहीं रहा, केवल उत्तरी सागर ड्रैगन कबीला ही रह गया। दीर्घकालिक मिशन फैमिली राइज 13 गेनिंग फेम इन द चांगमिंग वर्ल्ड पूरा करने पर मेजबान को बधाई और आप इनाम का दावा कर सकते हैं। मिशन अंततः पूरा हो गया। पिछले कुछ वर्षों में ये परिवार की शक्ति और अधिक मजबूत होती गई है। हालांकि जैसे जैसे खेती का स्तर बढ़ता गया, प्रतिभा का महत्व बढ़ता गया।
वर्तमान में ये परिवार के पास साधना के लिए इंद्रधनुष योग्यता है, जो मोटे तौर पर अमर सम्राट क्षेत्र के बराबर है। एक बार जब साधना स्तर गहन अमर क्षेत्र तक पहुंच जाता है, तो अमर सम्राट क्षेत्र की प्रतिभा की वृद्धि की गति काफी कम हो जाती है। खेती के स्तर में तेजी से सुधार करने के लिए उनकी प्रतिभा के स्तर को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बार उन्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जिससे उनकी प्रतिभा में वृद्धि होगी। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को पुरस्कार, पारिवारिक संपत्ति, संवर्धन प्रतिभा, 9 रंग प्राप्त करने पर बधाई। 9 रंग स्वाभाविक रूप से अमर सम्राट की प्रतिभा है। 9 रंगों की प्रतिभा के साथ कम से कम अल्पावधि में ये परिवार के साधकों की साधना स्तर वृद्धि की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह एक जीत है। ये फैन ने सोचा कि अमर सम्राट क्षेत्र में ये परिवार को एक साधक पैदा करने में कितना समय लगेगा। ये फैन उत्सुक था कि क्या वह ताओवादी पूर्वज से मुकाबला कर सकता है जब उसका साधना स्तर अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये फैन ने अनुमान लगाया कि अपने सभी विभिन्न साधनों के साथ भी अमर सम्राट क्षेत्र में ताओवादी पूर्वज के खिलाफ लड़ना शायद ही संभव होगा। ताओवादी पूर्वज पहले से ही इस ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अस्तित्व हैं। अमर सम्राटों को अभी भी अमर कहा जाता है, जबकि ताओवादी पूर्वज भी उसी स्तर पर नहीं हैं। शायद यह कहा जा सकता है कि उन्हें देवता माना जा सकता है। ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के नीचे की हर चीज चींटियों की तरह महत्वहीन है। ये शब्द कोई मजाक नहीं है, लेकिन इतना सोचना बेकार है। बेहतर है कि सिर्फ साधना पर ध्यान दिया जाए। जब तक पर्याप्त समय है, ये परिवार स्वाभाविक रूप से अजेय हो जाएगा। दूसरी ओर हुआंग लाओ सान की ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। अचानक हुआंग लाओ सान को लगा कि उसकी प्रतिभा एक बार फिर उन्नत हो गई है और वह बहुत खुश हुआ। उनकी वर्तमान प्रतिभा उनके साधना स्तर को उनके पूर्व स्तर से आगे ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यदि उसकी प्रतिभा बढ़ती रही तो क्या वह देख पाएगा कि ताओवादी पूर्वज वास्तव में कैसे दिखते थे। यहां तक कि जब हुआंग लाओ सान अमर सम्राट क्षेत्र में थे, तब भी उन्होंने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि उन्हें एक दिन ताओवादी पूर्वज बनने का मौका मिलेगा। ये परिवार में शामिल होना सचमुच मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली निर्णय था। चूंकि ये परिवार ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं कर सकता। समय स्थान तावीज का लगातार 2 बार उपयोग करने से हुआंग लाओ सान की रिकवरी की गति बहुत बढ़ गई। इस बार प्रतिभा में वृद्धि ने हुआंग लाओ सान को और भी अधिक आत्मविश्वास दिया है। इस बार वह सीधे अपने साधना स्तर को अमर सम्राट क्षेत्र में पुनर्स्थापित कर सकता था। हुआंग लाओ सान ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने भारी मात्रा में संसाधन प्रकट हो गए। ये संसाधन तुरंत ही अनंत अमर ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जो हुआंग लाओ सान के शरीर में प्रवाहित होने लगे। जिस गति से हुआंग लाओ सान की साधना का स्तर बढ़ा, वह एक बार फिर नाटकीय रूप से बढ़ गया। हुआंग लाओ सान अमर सम्राट के राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, बस अतीत में उनके राज्य का पतन हो गया था। अब जब तक उसकी साधना का स्तर पर्याप्त था, तब तक कोई बाधा नहीं होगी, वह सीधे सफलता प्राप्त कर सकता था। 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुआंग लाओ सान का शरीर कांप उठा और अमर सम्राट के राज्य की आभा उससे निकल पड़ी। इस बार समय के प्रतीक का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हुआंग लाओ सान वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था और एक बार फिर अतीत का शक्तिशाली पीला आकाश अमर सम्राट बन गया। न केवल उसने अपनी साधना पुनः प्राप्त की, बल्कि पुनः साधना करने के बाद प्राप्त शक्तिशाली क्षमता के कारण हुआंग लाओ सान की नींव अब उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। भविष्य में उनमें इससे भी अधिक ऊंचे क्षेत्र को पार करने की क्षमता थी। किसने सोचा था कि मेरी साधना को खोना एक वरदान साबित होगा। हुआंग लाओ सान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन फिर उनकी मुलाकात ये फैन से हुई। ये फैन के लिए हुआंग लाओ सान कृतज्ञता से भरे हुए थे। जब वह पिछली बार अमर सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ा, तो वह उसकी सीमा थी। इस बार अमर सम्राट बनने की राह पर आगे बढ़ना, यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी ओर ये फैन ने स्वाभाविक रूप से हुआंग लाओ सान की सफलता की आभा को महसूस किया। ये परिवार ने अंततः अमर सम्राट क्षेत्र में अपने पहले अस्तित्व को जन्म दिया था। इसके बाद ये परिवार को भी संपूर्ण एवरब्राइट दायरे के शिखर तक पहुंचना चाहिए। वह हजारों वर्षों से एवरब्राइट दायरे में था और अनजाने में एवरब्राइट दायरे की यह प्रतिलिपि साफ होने वाली थी। वह नहीं जानता था कि अंतिम बॉस कौन होगा। इस बीच सुयान भी जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर कड़ी मेहनत कर रही थी। चूंकि ये परिवार की स्थिति में सुधार हुआ, इसलिए जीवन और मृत्यु के द्वार ने सुयान को और अधिक महत्व दिया।
जीवन और मृत्यु के द्वार ने सुयान के अधिकार को बहुत बढ़ा दिया, जिससे उसे ये फैन के रहस्यों की जांच करने की अनुमति मिली। ये फैन बहुत जल्दी उठ गया था। जीवन और मृत्यु के द्वार ने अभी अभी ये फैन को देखा था, लेकिन वह पहले से ही एक दुर्जेय व्यक्ति बन गया था। एक अमर सम्राट की लड़ाकू शक्ति वाले अस्तित्व के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार को भी उसकी जांच करने में कठिनाई होगी। जीवन और मृत्यु के द्वार में वर्तमान में 4 हॉल मास्टर थे, जिनमें से प्रत्येक 5 से अधिक राज्यों का प्रभारी था। मूलतः ईस्ट हेवन स्टेट में जीवन और मृत्यु का एक द्वार हॉल मास्टर था, लेकिन चुड़ैल जनजाति द्वारा ईस्ट हेवन स्टेट को नष्ट करने के बाद वहां जीवन और मृत्यु के द्वार ने अपना उद्देश्य खो दिया। यद्यपि बाद में दयु अमर राजवंश ने पूर्वी स्वर्ग राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे पूर्वी स्वर्ग राज्य पुनः एक स्वामी वाली भूमि बन गया। लेकिन चूंकि वूशियांग के पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य सुयान वहां मौजूद थे, इसलिए दायु अमर राजवंश में घुसपैठ करने के लिए सुयान से ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं था। इसलिए जीवन मृत्यु के द्वार ने फिर कभी किसी को पूर्वी स्वर्ग राज्य में जीवन मृत्यु का द्वार स्थापित करने के लिए नहीं भेजा। यह कहा जा सकता है कि सुयान ने एक बड़ा फायदा उठाया। जीवन और मृत्यु का द्वार, जिसके कर्णधार सुयान थे, तथा 4 हॉल मास्टर्स एक बार फिर एकत्रित हुए। एक व्यक्ति की छाया धीरे धीरे सुयान और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। वू जियांग के पूर्वज को मेरा सम्मान अर्पित करें, गुरु को मेरा सम्मान अर्पित करो। 2 पूरी तरह से अलग शीर्षकों ने चारों हॉल मास्टरों को ईर्ष्यालु बना दिया। यद्यपि इन हॉल मास्टर्स की साधना कमजोर नहीं थी, अधिकतर अमर सम्राट क्षेत्र में थे और यहाँ तक कि एक अमर सम्राट क्षेत्र में भी था, लेकिन वू जियांग के पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य सुयान की तुलना में वे हीन थे। वू शियांग के पूर्वज ने सुयान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि उसकी साधना गहन अमर क्षेत्र को पार कर गई है। उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि इस अवधि के दौरान आपने न केवल अपनी शाखा को अच्छी तरह से विकसित किया है, बल्कि आप अपनी खेती की उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। वू जियांग के पूर्वज ने सुयान की साधना गति की प्रशंसा की, बहुत संतुष्ट हुए, पवन किलिन की क्षमता को बर्बाद नहीं किया। जहां तक अन्य 4 हॉल मास्टरों का सवाल है, वे वू जियांग के पूर्वज के विशेष उल्लेख के लायक नहीं थे। मैंने इस बार आपको यहाँ एक बड़ी घटना के लिए बुलाया है। इस अवधि में आपको एवरब्राइट क्षेत्र में प्रवेश को तेज करना होगा, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। जीवन और मृत्यु के द्वार की भव्य योजना शुरू होने वाली है। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, यहां तक कि सुयान ने भी। जीवन और मृत्यु के द्वार का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, और वह है मानव कुल को उखाड़ फेंकना। इन सभी वर्षों में उन्होंने कई मानव बलों में घुसपैठ की थी, केवल इसलिए कि महत्वपूर्ण क्षण में मानव कबीले के भीतर घातक प्रहार किया जा सके। सुयान के अवलोकन के अनुसार जीवन और मृत्यु के द्वार का लक्ष्य स्पष्ट रूप से पहले ही प्राप्त हो चुका था। परिणाम के बारे में सोचकर सुयान कांपने लगी। यदि मानव कुल वास्तव में नष्ट हो गया, तो ये परिवार का अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। यह मामला बिल्कुल भी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कम से कम एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार से अराजकता नहीं पैदा होनी चाहिए। हालांकि एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार में सुयान के वर्तमान अधिकार के अनुसार वह स्पष्ट रूप से इसे हासिल नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे जीवन और मृत्यु के द्वार पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। केवल संपूर्ण एवरब्राइट दायरे के जीवन और मृत्यु के द्वार को नियंत्रित करके ही वह यह सुनिश्चित कर सकती है कि एवरब्राइट दायरे में ये परिवार की जानकारी पीछे न छूट जाए। सुयान की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा और उसने लापरवाही से चारों हॉल मास्टर्स की ओर देखा। यदि वह एवरब्राइट क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के द्वार को नियंत्रित करना चाहती थी, तो ये 4 हॉल मास्टर्स अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। चारों हॉल मास्टर्स ने सुयान की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। वे सभी वू जियांग के शब्दों के पूर्वज को संसाधित कर रहे थे। जीवन और मृत्यु का द्वार इस बार एक बड़ा कदम उठाने जा रहा था। हालांकि जोखिम अधिक था, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो पुरस्कार भी पर्याप्त होंगे। जहां तक मानव कुल के भाग्य का प्रश्न है, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि वे मानव कुल का सा थे, फिर भी वे अब स्वयं को उसका सा नहीं मानते थे। कुछ ही समय बाद सुयान और अन्य लोग प्रचुर संसाधनों के साथ वहां से चले गए। इन संसाधनों का उद्देश्य अगली अवधि के दौरान विभिन्न प्रमुख बलों में घुसपैठ की गति को तेज करना था। सुयान ने अन्य 4 हॉल मास्टर्स के संसाधनों को ईर्ष्या के साथ देखा। सभी लोगों, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुयान ने चारों हॉल मास्टर्स को देखकर मुस्कुराया। वह पहले से ही इन चीजों को अपनी बताती थी और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि इनका उपयोग किया जाए। एक बार जब ये हॉल मास्टर्स समाप्त हो जाएंगे, तो ये संसाधन ये परिवार के हो जाएंगे।
सुयान तुरंत ये परिवार के पास लौट आई और ये फैन को वह सब कुछ बताया जो उसने उस दिन देखा और सुना था। यह सुनकर ये फैन भी भौंचक्का हो गया। ये परिवार के लिए बेशक साधना का वातावरण जितना शांत होगा उतना ही बेहतर होगा। दुर्भाग्यवश साधना जगत में जहां व्यक्ति स्वर्ग और मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, वहां कोई शांतिपूर्वक साधना कैसे कर सकता है। शुक्र है कि ये परिवार में जीवन और मृत्यु के द्वार पर कोई है, अन्यथा यदि उन्हें इन स्थितियों के बारे में युद्ध शुरू होने पर ही पता चलता तो वे वास्तव में निष्क्रिय हो जाते। चूंकि जीवन मृत्यु का द्वार मेरा रहस्य जानना चाहता है तो उसे बता दो। मैं बोधि वृहद पूर्वज का शिष्य हूँ। बेशक सुयान जानता था कि ये फैन बोधि पुराने पूर्वज का शिष्य था। ये फैन ने अनुमान लगाया कि बोधि प्राचीन पूर्वज के शिष्य के रूप में उनकी पहचान उजागर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चूंकि यह खुलासा हो जाएगा, इसलिए संसाधनों के बदले में इसे सुयान को दे देना बेहतर होगा। एक ताओवादी पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य, इतना बड़ा रहस्य बहुत सारी अच्छी चीजों के बदले में बदला जा सकता है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है। सुयान ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बोधि पुराने पूर्वज का शिष्य होने का रहस्य निश्चित रूप से ये फैन का सबसे बड़ा रहस्य नहीं था। सुयान का ये फैन के राज जानने का कोई इरादा नहीं था। जब तक ये फैन उसके और ये परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता था, तब तक राज रखने से क्या फर्क पड़ता था। जीवन और मृत्यु के द्वार की योजनाओं के बारे में ये फैन को बताने के अलावा सुयान ने ये फैन को एक सूची भी दी। बेशक यह सूची हॉलमास्टर्स और गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के कुछ उच्च पदस्थ सदस्यों के नामों की थी, जिनके बारे में वह जानती थी। यदि वे एवरब्राइट दायरे में जीवन और मृत्यु के पूरे द्वार को गिराना चाहते हैं तो इन लोगों को मरना होगा। ये फैन की वर्तमान ताकत के साथ इन लोगों को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। कठिनाई यह थी कि जीवन और मृत्यु के द्वार को सुयान पर संदेह किए बिना इन लोगों को कैसे खत्म किया जाए। अब एवरब्राइट दायरे के जीवन मृत्यु द्वार पर केवल 5 ही शक्ति संपन्न थे। अगर उनमें से 4 अचानक मर जाते तो बचा हुआ एक व्यक्ति संदेह का विषय बन जाता। जब वह समय आएगा तो शो करने का समय आ जाएगा। लेकिन एक बार जब सुयान ने ये फैन का रहस्य सौंप दिया तो इस शो को मंच पर लाना मुश्किल नहीं होगा। जल्द ही सुयान ने यह रहस्य उजागर कर दिया कि ये फैन बोधि पुराने पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य था, जो वुजियांग के पूर्वज थे। यहां तक कि वुशियांग के पूर्वज भी इस रहस्य को जानकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि सुयान उनकी शिष्या हैं, अन्यथा वह इतना बड़ा रहस्य कैसे प्राप्त कर सकता था। जीवन और मृत्यु के द्वार की गुप्त सूची में बोधि वृद्ध पूर्वज का स्थान बहुत ऊंचा था। यहां तक कि बोधि प्राचीन पूर्वज का सामना करते हुए भी वुशियांग के पूर्वज को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। उसके पास बोधि पूर्वज से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अगर वह ये फैन को हरा सके जो बोधि पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य था, तो यह एक अच्छा विकल्प होगा। शायद वह ये फैन के माध्यम से बोधि पुराने पूर्वज से निपटने का कोई रास्ता भी खोज सके। सुयान ने जो समाचार बताया वह जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वुशियांग के पूर्वज कंजूस नहीं थे और उन्होंने तुरंत बड़ी मात्रा में संसाधन भेजे जो थोड़े समय में ही सुयान के साधना स्तर को अमर सम्राट क्षेत्र तक बढ़ा सकते थे। ये फैन की पहचान जानने के बाद जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर सुयान की स्थिति काफी बढ़ गई। यदि वे ये फैन को हराना चाहते थे तो वे शतरंज के मोहरे सुयान के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। कोई यह कह सकता है कि ये फैन का स्थान जितना ऊंचा होगा, सुयान का स्थान भी उतना ही ऊंचा होगा। हालांकि जीवन और मृत्यु के द्वार ने वर्तमान में सुयान को जाने और ये फैन से संपर्क करने की योजना नहीं बनाई थी। यदि सुयान की पहचान उजागर हो जाती तो जीवन और मृत्यु के द्वार को भारी नुकसान होता। इसके अलावा चूंकि सुयान अब वुजियांग के पूर्वज की प्रत्यक्ष शिष्या थी, इसलिए जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च पदस्थ सदस्यों ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। वे वुजियांग के पूर्वज के क्रोध को सहन नहीं कर सकते थे। जल्द ही जीवन और मृत्यु के द्वार ने ये फैन से संपर्क करने के लिए कुछ जासूस भेजे। ये फैन की प्रतिक्रिया बहुत सामान्य थी। जैसे ही उसे जीवन मृत्यु के द्वार पर जासूसों के बारे में पता चला, उसने तुरंत उन्हें बलपूर्वक मार डाला और फिर जीवन मृत्यु के द्वार के अस्तित्व की जांच शुरू कर दी। इस परिणाम से जीवन और मृत्यु के द्वार क्रोधित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ये फैन से निपटना एक ऐसी चीज थी जो एक अमर सम्राट भी नहीं कर सकता था, जब तक कि एक ताओवादी पूर्वज को नहीं भेजा जाता। लेकिन एक बार जब ताओवादी पूर्वज को तैनात किया जाता है तो बोधि पुराने पूर्वज निश्चित रूप से इसे महसूस करेंगे। एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ये फैन को बोधि प्राचीन पूर्वज के साथ एक मजबूत कर्म भावना थी। एक बार जब बोधि पुराण पूर्वज को जीवन और मृत्यु के द्वार के अस्तित्व का आभास
हो जाएगा तो नुकसान केवल कुछ जासूसों का नहीं रह जाएगा। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि जीवन और मृत्यु का द्वार उसे इतनी जल्दी चाकू सौंप देगा। ये फैन ने सुयान को ये परिवार में छिपा रहने दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। अपने पहले कदम में ये फैन ने एवरब्राइट दायरे में जीवन मृत्यु द्वार की कई शाखाओं को निशाना बनाया। कुछ दिखावे के बाद एवरब्राइट दायरे में जीवन मृत्यु द्वार के 4 हॉलमास्टर्स और कुछ मध्यम रैंकिंग सदस्यों को ये फैन ने सीधे मार डाला, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस क्षति ने एवरब्राइट दायरे में जीवन और मृत्यु के द्वार के लेआउट को बाधित कर दिया। कौन जानता है कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारी यह समाचार सुनकर क्रोधित हो गए, लेकिन उनका गुस्सा ये फैन के प्रति नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रति था, जिसने ये फैन से संपर्क करने का आदेश दिया था। उन्होंने सोचा कि इस उच्च पदस्थ सदस्य के गलत निर्णय ने ये फैन को जीवन और मृत्यु के द्वार के अस्तित्व के प्रति सचेत कर दिया था, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है कि सुयान ने हमें धोखा दिया होगा? एक उच्च पदस्थ सदस्य ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रोक दिया गया। मेरा मानना है कि सुयान ने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने दिया है। ये फैन ने जो कुछ भी किया वह स्वाभाविक रूप से हुआ। उसने जीवन और मृत्यु के द्वार के खुलने के बाद ही कोई कदम उठाया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुयान का इन कार्यवाहियों से कोई संबंध नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुयान द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जीवन और मृत्यु का द्वार उस पर पूर्ण विश्वास करता है। यदि सुयान ने सचमुच उन्हें धोखा दिया था, तो वह जीवन और मृत्यु के द्वार पर ये फैन का बड़ा रहस्य क्यों उजागर करेगी? यहाँ तक कि वू शियांग के पूर्वज ने भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया तथा सुयान पर लगाए गए प्रतिबंध का निरीक्षण किया, ताकि कोई विसंगति न मिले, तथा यह निष्कर्ष निकाला कि उसके विश्वासघात की कोई संभावना नहीं थी। चूंकि सुयान ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया था और उसकी वर्तमान पहचान को देखते हुए उसकी स्थिति एक बार फिर से ऊंची कर दी गई थी, उसे एवरब्राइट दायरे के जीवन मृत्यु द्वार का समग्र अधिकार सौंपा गया था। इसके अलावा जीवन और मृत्यु के द्वार ने अमर सम्राट क्षेत्र के कई शक्तिशाली साधकों को सुयान के अधीन सेवा करने के लिए भेजा। एक क्षेत्र में जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रभारी होने से सुयान की स्थिति काफी बढ़ गई। वह एक मध्यम श्रेणी की सदस्य से उच्च श्रेणी की सदस्य बन गई। इसके बाद सुयान को अंततः जीवन और मृत्यु के द्वार के कुछ मुख्य रहस्यों तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त हुआ। सुयान, अब तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर रखनी होगी। तुम्हें अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ये फैन की पहचान बेहद जरूरी है। वह एक बेहतरीन शतरंज का मोहरा है। वू शियांग के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से कुछ गुप्त खजाने का निर्माण किया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एक जन्मजात गुप्त खजाना वैवाहिक भाग्य मोती था। प्रत्येक अंतर्निहित गुप्त खजाना साधकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मूल के स्वर्गीयताओं को समाहित करते हैं। यहाँ तक कि एक अमर सम्राट भी जन्मजात गुप्त खजाने को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है। वैवाहिक भाग्य मोती का आवश्यक उद्देश्य शाश्वत वैवाहिक बंधन बनाना है। जीवन और मृत्यु के द्वार को चाहिए कि ये फैन सुयान के साथ गहराई से प्यार करे, शायद उसके लिए बोधि पुराने पूर्वज को धोखा देने की हद तक। दाव संगति के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियंत्रित करना जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए एक सामान्य रणनीति है। केवल ये फैन की विशेष पहचान के कारण जीवन और मृत्यु का द्वार सुयान को इतना महत्वपूर्ण खजाना देने के लिए तैयार था। बेशक सुयान ऐसे खजानों को मना नहीं करेगी, उसने उन्हें सीधे स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि उसने वैवाहिक भाग्य मोती के प्रभाव के साथ ये फैन पर प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। अफसोस की बात है कि वैवाहिक भाग्य मोती का ये फैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुख्यतः इसलिए कि एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं पहले से ही गहरी थीं। वैवाहिक भाग्य मोती के हस्तक्षेप के बावजूद वे एक दूसरे से अत्यधिक जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त ये फैन के भीतर का अराजकता मोती वैवाहिक भाग्य मोती से इतना श्रेष्ठ था कि वह उससे प्रभावित नहीं होगा। वैवाहिक भाग्य मोती में निहित स्वर्गीय दाओ यिन यांग है। पुरुष यांग है, स्त्री यिन है। यिन और यांग का सामंजस्य स्वर्गीय दाओ की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक माना जाता है। यदि सुयान यिन यांग स्वर्गीय दाओ के साथ अमर सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, तो इससे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ होगा। ये फैन ने योजना बनाई थी कि जब ज्ञान वृक्ष अगली बार अपना ज्ञान द्रव तैयार करेगा, तो सुयान को मूल के स्वर्गीय दाओ को समझने दिया जाएगा। अन्यथा सुयान की योग्यता के बावजूद मूल के स्वर्गीय दाओ को समझने में कुछ समय लगेगा। जीवन और मृत्यु का द्वार कितना उदार है। खजाना और रुतबा देना, यह वाकई सभ्य है। सुयान प्रसन्न थी। जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च पदस्थ सदस्य भी खुश थे।
ये फान, चाहे तुम जीवन और मृत्यु के द्वार के विरुद्ध कितनी भी साजिश रच लो, तुम कभी नहीं सोचोगे कि तुम्हारे बगल में जो महिला है वह हमारी है। ये परिवार और जीवन और मृत्यु का द्वार दोनों खुश थे, इसलिए यह एक जीत वाली स्थिति थी। ये परिवार और जीवन और मृत्यु के द्वार से संबंधित मामला समाप्त हो जाता है। हालांकि एवरब्राइट दायरे और जीवन और मृत्यु के द्वार में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका। इस अवधि के दौरान एवरब्राइट दायरे में समय समय पर विभिन्न खजाने प्रकट होते रहे। ये खजाने संयोगवश एक या एक से अधिक गुटों द्वारा खोजे जाएंगे। इन खजानों के लिए गुटों में लड़ाई शुरू हो गई, जिससे छिटपुट जानमाल की हानि हुई। एवरब्राइट दायरे में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई विशाल अदृश्य हाथ इन सभी घटनाओं को आगे बढ़ा रहा है। प्रारंभ में ये फैन ने सोचा कि ये क्रियाएं जीवन और मृत्यु के द्वार द्वारा संचालित की गई थीं, लेकिन जल्द ही उन्होंने विसंगतियों को नोटिस किया। यह कोई अन्य शक्ति कार्यरत थी, न कि जीवन और मृत्यु का द्वार। इस अवधि के दौरान ये फैन के शुद्धिकरण के कारण जीवन और मृत्यु का द्वार असाधारण रूप से व्यवस्थित रूप से व्यवहार कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये फैन अभी भी एवरब्राइट दायरे को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। उदाहरण के लिए, उन्हें इस तीसरे पक्ष के बारे में पता नहीं था जो सामने आया। सौभाग्य से उथल पुथल वाले क्षेत्र अन्य राज्यों में स्थित थे। दायु अमर राजवंश द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में अभी तक स्थितियां स्थिर बनी हुई हैं। ये परिवार ने भी शांति के इस दौर का लाभ उठाकर जोरदार विकास किया। अन्यथा जब एवरब्राइट क्षेत्र पूर्ण अराजकता में डूब जाएगा तो स्थिरीकरण और विकास करना इतना आसान नहीं होगा। ये फैन द्वारा स्क्वायर इंच माउंटेन से वापस लाए गए अधिकांश संसाधनों को अमृत में परिष्कृत किया गया था। पर्याप्त संसाधनों और योग्यता में एक और वृद्धि को देखते हुए ये परिवार के साधकों के लिए साधना की गति नाटकीय रूप से तेज हो गई है और समय समय पर सफलताएं भी मिलती रही हैं। यद्यपि वे अभी भी 10 लाख सदस्यों के लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत दूर हैं, फिर भी वे तेजी से इस अंतर को पाट रहे हैं। परिवार की जनसंख्या बढ़ाने का दीर्घकालिक मिशन शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि कबीले की आबादी बढ़ाने का मिशन अधूरा रह गया, लेकिन एक और मिशन पूरा हो गया। पारिवारिक रैंकिंग 89 एवरब्राइट क्षेत्र परिवार रैंकिंग पहली बार शीर्ष 100 में प्रवेश कर गई। सिस्टम परिवार प्रमुख की रैंकिंग पुरस्कार का दावा करें। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। वेई ग्रिड स्टार 14 इस बार इनाम वेई ग्रिड है और वह भी काफी बड़ी संख्या में। ये फैन स्वाभाविक रूप से वेई ग्रिड के प्रभावों को जानता था, यह बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वेई ग्रिड की बारीकियों को देखने पर यह फैन निराश हो गया। स्टार वेई ग्रिड 28 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करता था। वे एज्योर ड्रैगन के साथ भवनों में विभाजित हैं: हॉर्नवुड ड्रैगन, कांग गोल्ड ड्रैगन, दी अर्थ बेजर, रूम सन रैबिट, हार्ट मून फॉक्स, टेल फायर टाइगर और विनोइन बास्केट वाटर लेपर्ड। सिंदूरी पक्षी के साथ भवन, कुआं लकड़ी, छोटा सा भूत, भूत सोना भेड़, विलो पृथ्वी क्रिकेट, सूक्ष्म दिन घोड़ा, विस्तारित जाल चंद्रमा हिरण, पंख आग सांप, रथ पानी केंचुआ। सफेद बाघ के साथ भवन, पैर लकड़ी भेड़िया, बांड सोने कुत्ता, पेट पृथ्वी तीतर, बालों सिर दिन मुर्गा, नेट चंद्रमा कौवा, कछुए चोंच आग बंदर, 3 सितारे लाइन में पानी बंदर। काले कछुए के साथ मकान, डिपर वुड हेजहॉग, ऑक्स गोल्ड ऑक्स, गर्ल अर्थ बैट, खालीपन दिवस चूहा, छत चंद्रमा निगल, शिविर अग्नि सुअर, दीवार जल बेजर। यद्यपि उनमें से अनेक थे, फिर भी प्रत्येक को अलग अलग देखा जाए तो वह अभी भी शक्तिशाली नहीं था। यह उससे अतुलनीय था जो गोंग गोंग या झूरों को पहले प्राप्त हुआ था। इस बार उन्हें जो 14 सितारे मिले थे वे थे नीला ड्रैगन के साथ भवन और सफेद बाघ के साथ भवन। वेई ग्रिड के इस स्तर के साथ ये फैन निश्चित था कि वह ये परिवार के सदस्यों को इसका उपयोग नहीं करने देगा। यह न केवल अप्रभावी होगा बल्कि बोझ भी होगा। जल्द ही ये फैन के पास इन नक्षत्रों के ठिकाने के लिए एक योजना थी। यद्यपि वे ये परिवार के साधकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, फिर भी वे दयु अमर राजवंश के सेनापतियों के लिए बहुत मूल्यवान थे। इन वेई ग्रेडों के परिपक्व होने के बाद वे आमतौर पर साधारण अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, जिसे तीसरे स्तर के वेई ग्रेडों में काफी शक्तिशाली माना जाता है। जल्द ही ये फैन ने ये शियाओ को बुलाया और वेई ग्रिड के उपयोग की भूमिका उसे सौंप दी। वेई ग्रिड की भूमिका सुनकर ये शियाओ भी बहुत खुश हुआ। दयु अमर राजवंश के लिए अब सबसे बड़ी समस्या उच्चस्तरीय पावरहाउस की कमी थी। ये शियाओ की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और हालांकि दायु अमर राजवंश के जनरलों के पास मानव सम्राट के सूत्र की वृद्धि थी, फिर भी वे ये शियाओ की प्रगति के साथ नहीं रह सके। अब इन वेई ग्रिडों के साथ वे दयु अमर राजवंश में उच्चस्तरीय पावरहाउसों की संख्या में काफी वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि 14 नक्षत्र निश्चित रूप से वर्तमान 10 प्रमुख सेनाओं के लिए पर्याप्त नहीं थे। यदि यह पर्याप्त न हो तो इसे बढ़ाएं।
दयु अमर राजवंश के विस्तारित क्षेत्र के लिए 10 प्रमुख सेनाएं पहले से ही अपर्याप्त थीं। 14 प्रमुख सेनाएं लगभग सही लग रही थीं। ये शियाओ ने तुरंत शीतियान गोल्डन इमोर्टल जैसे लोगों को बुलाया। वर्तमान 10 प्रमुख सेनाओं में से 5 सेनाओं के कमांडर वे थे जिन्होंने वानक्सिंग द्वीप को एक साथ छोड़ा था। अन्य 5 सेनाओं के कमांडरों ने कई वर्षों तक दयु अमर राजवंश के साथ लड़ाई लड़ी थी, महत्वपूर्ण सैन्य योगदान दिया था और वे पूरी तरह से वफादार थे। शेष 4 नव पदोन्नत नेता अधिकतर 10 प्रमुख नेताओं के प्रतिनिधि थे। ये शियाओ के लिए जनरलों की वफादारी उनकी योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस बार मैंने तुम सबको एक शानदार मौका देने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या तुम तैयार हो? ये शियाओ की बातें सुनकर 14 लोग तुरंत उत्साहित हो गए। ये शियाओ द्वारा किस मजबूत अस्तित्व को एक महान अवसर माना जा सकता है। वे सभी जानते थे कि ये फैन जिसने पीछे से ये शियाओ का समर्थन किया था, पूरे दयु अमर राजवंश की रीढ़ था। यह अवसर ये फैन द्वारा दिया जा सकता था। भीड़ के हावभाव देखकर ये शियाओ ने अनुमान लगाया कि वे क्या सोच रहे थे। यह अवसर सचमुच मेरे भाई की ओर से है। यह सम्राट राज्य का मार्ग है और इसे वर्षों से दायु अमर राजवंश में आपके योगदान का पुरस्कार माना जा सकता है। हम मरते दम तक सेवा करने को तैयार हैं। 14 लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शियाओ के सामने घुटने टेक दिए और दयु अमर राजवंश के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। मुझे तुम पर भरोसा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। विरासत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। ये शियाओ के हाथ की एक लहर के साथ नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वेई ग्रिड तुरंत उड़कर 14 कमांडरों के शरीर में विलीन हो गए। कमांडरों को तुरंत महसूस हुआ कि उनकी योग्यता, ज्ञान, आधार आदि में तेजी से सुधार हो रहा है। विशेष रूप से वे लोग जो वानशिंग द्वीप से बाहर आए थे, उनकी योग्यताएं हमेशा से ही औसत दर्जे की रही थीं और उनके लिए अपने वर्तमान क्षेत्र तक पहुंचना पहले से ही काफी कठिन था। अब वेई ग्रिड के साथ उनकी कमजोरियां तुरंत दूर हो गई हैं और भविष्य को उज्जवल कहा जा सकता है। वेई ग्रिड के एकीकरण के साथ आकाश में मूल रूप से मंद दिखाई देने वाले 14 तारे धीरे धीरे चमकने लगे। ज्योतिषीय घटनाओं को देखने में कुशल अनगिनत साधक अपने सिर उठाकर लगातार यह अनुमान लगाते रहते थे कि ये 14 तारे क्या दर्शाते हैं। पूरे 3 महीने बिताने के बाद सभी ने अंततः अपने वेई ग्रिड को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। न केवल उनकी योग्यता में काफी वृद्धि हुई, बल्कि उनकी खेती का स्तर भी काफी बढ़ गया। कई सेनापति स्वर्ण अमर साधना के शिखर पर पहुंच चुके थे और गहन अमर क्षेत्र से सिर्फ एक कदम दूर थे। ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही दयु अमर राजवंश गहन अमर क्षेत्र में कई और शक्तिशाली योद्धाओं को जोड़ने में सक्षम हो जाएगा। साधना के स्तर में वृद्धि सब गौण थी। मुख्य बात यह थी कि स्टार वेई ग्रिड प्राप्त करने के बाद जब वे एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे तो वे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते थे। एज्योर ड्रैगन की 7 महान सेनाएं, जिनमें से प्रत्येक न केवल स्वतंत्र रूप से लड़ सकती थी, बल्कि इन 7 सेनाओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एज्योर ड्रैगन आर्मी स्पिरिट बनाने के लिए भी इकट्ठा हो सकती थी। इसकी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में बहुत अधिक हो सकती थी। स्वाभाविक रूप से सफेद बाघ और नीला ड्रैगन के साथ भवन एक ही थे, जो सितारों की शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम थे। अंत में ये किंग ने शीतियान को नीला ड्रैगन की 7 सेनाओं का नेता और फीनिक्स गर्ल को सफेद बाघ की 7 सेनाओं का नेता नियुक्त किया। भविष्य में वर्मिलियन बर्ड की 7 सेनाएं और काले कछुए की 7 सेनाएं भी होंगी। तब तक सभी लोकों और स्वर्गों में दयु अमर राजवंश की तारामंडल सेना का प्रारंभिक रूप सफलतापूर्वक स्थापित माना जा सकता था। स्टार लीजन की स्थापना से दयु अमर राजवंश की ताकत में काफी वृद्धि हुई। हालांकि ये शियाओ ने स्वेच्छा से स्टार लीजन के अस्तित्व का खुलासा नहीं किया, बल्कि भविष्य के दुश्मनों को एक बड़ा आश्चर्य देने की योजना बनाई। दरअसल मौजूदा स्टार लीजन अभी भी अधूरा है। यह तभी पूरा होगा जब वर्मिलियन बर्ड और जुआनवू की सेनाएं इसमें शामिल होकर असली 28 स्टार्स लीजन का निर्माण करेंगी। यहाँ तक कि ये फैन भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कब शेष स्टार पदों को सुरक्षित कर पाएगा। वह केवल यह आशा करता है कि सिस्टम अधिक सहायक हो सकता है। जबकि दयु अमर राजवंश और ये परिवार फल फूल रहे थे, चांगमिन दुनिया में अन्य ताकतों के लिए यह इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चांगमिन विश्व भी तेजी से अराजक होता गया और यिन और यांग द्वार नामक एक शक्ति धीरे धीरे चांगमिन विश्व के साधकों की आंखों के सामने उभरी। ऐसा लगता था कि वर्षों से चले आ रहे युद्ध और संघर्ष के पीछे यही शक्ति थी। यिन और यांग द्वार, जीवन और मृत्यु का द्वार। ये फैन ने सोचा, क्या इन दोनों ताकतों के बीच कोई संबंध है? ये फैन ने सुयान से पूछा, लेकिन जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर की जानकारी में इस यिन और यांग द्वार का कोई उल्लेख नहीं था।
यिन और यांग द्वार का उद्भव बहुत अचानक हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि चांगमिन विश्व पर कई रहस्यमयी शक्तियां अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। जहां तक इस यिन और यांग दरवाजे की बात है, ये फैन का कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। मुख्य कारण यह था कि यिन और यांग द्वार ने ये परिवार के प्रभाव क्षेत्र को उत्तेजित नहीं किया और ये फैन स्वाभाविक रूप से उन्हें उत्तेजित करने की पहल नहीं करेगा। ये परिवार को वर्तमान अवसर के साथ तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। वर्ष बीतते गए और यिन और यांग द्वार द्वारा लाई गई अशांति के अलावा चांगमिन विश्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। 600 से अधिक वर्षों के बाद ये फैन ने अनजाने में अपना 5000वां जन्मदिन मनाया। साधना के कारण समय की मार से अप्रभावित ये फैन को लगा कि अब उसे एक बूढ़ा अमर माना जा सकता है। अतीत में ये फैन अपना जन्मदिन स्वयं मनाया करते थे, लेकिन अब उनका यह मूड नहीं रहा। ये फैन को डर था कि अगर वह हर दिन अपना जन्मदिन मनाएगा तो वह इसे प्रबंधित नहीं कर पाएगा। बहुत लंबे समय तक जीना एक वास्तविक उपद्रव था। ये फैन के 5001वें वर्ष पर उनके मन में विश्व का मौन हृदय अचानक जाग उठा। अन्य विश्व मास्टर्स की तुलना में ये फैन कुछ हद तक अव्यावसायिक था। दुनिया के दिल ने ये फैन के लिए बहुत ही महत्वहीन भूमिका निभाई। इस बिंदु पर यदि ये फैन चाहता तो वह यानहुआंग क्षेत्र का आह्वान किए बिना सीधे मध्य हजार दुनियाओं को नष्ट कर सकता था। यानहुआंग क्षेत्र के विश्व गुरु ने अचानक घोषणा की कि 2 मध्य हजार दुनियाएं थोड़े समय में यानहुआंग क्षेत्र के पास पहुंचेंगी। जब इन 2 मध्य हजार दुनियाओं का उल्लेख किया गया तो यानहुआंग का चेहरा इच्छा से भर गया। यदि वह इन 2 मध्य हजार विश्वों को अवशोषित कर सके तो उसकी शक्ति उसके क्षय से पहले के स्तर महान हजार विश्वों को पुनः स्थापित कर सकती है। यानहुआंग क्षेत्र को महान हजार विश्वों में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसने ये फैन की रुचि जगा दी। मध्य हजार विश्व गुरु ये फैन के लिए बहुत कम उपयोगी थे, लेकिन अगर वे यानहुआंग क्षेत्र को महान हजार विश्वों में पुनर्स्थापित कर सकें तो यह पूरी तरह से अलग मामला होगा। महान हजार विश्वों की शक्ति के साथ विश्व गुरु ये फैन यानहुआंग क्षेत्र के भीतर विश्व शक्ति को संगठित करने में सक्षम होगा और अकेले ही कई अमर सम्राटों को चुनौती दे सकता है। यहाँ तक कि अगर ताओवादी पूर्वज ने यानहुआंग क्षेत्र में ये फैन के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत की तो ये फैन चुनौती का सामना करेगा। ताओवादी पूर्वज से मुकाबला करने की क्षमता होना ये फैन के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव था। ये फैन के लिए 2 मध्य हजार दुनियाओं पर काबू पाना कोई महत्वपूर्ण चुनौती नहीं थी। ये फैन ने तुरंत ये शियाओ को बुलाया और उसे सेना का नेतृत्व करते हुए यानहुआंग क्षेत्र में वापस जाने और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। दूसरी ओर 2 मध्य हजार विश्वों, हजार दैत्य विश्व और वन सागर विश्व से विभिन्न विदेशी जातियां आगे बढ़ने लगीं। उनके विश्व मास्टर्स ने एक संदेश भेजा। उन्होंने एक मध्य हजार विश्व की खोज की और विश्व के एक अन्य मास्टर के साथ मिलकर इसे प्राप्त करने की योजना बनाई। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया था। विश्व गुरुओं के रूप में जिन्होंने विश्व के हृदय को परिष्कृत किया था, उनका साधना पथ विश्व गुरुओं के लिए विशिष्ट था। उनकी दुनिया जितनी मजबूत होगी, उनकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी और उनकी शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने अपनी दुनिया को बढ़ाने के लिए कई मध्य हजार दुनियाओं पर कब्जा कर लिया था। यानहुआंग क्षेत्र भी कई वर्षों से उनके मानचित्र पर था। असीम ब्रह्मांड में किसी नजदीकी दुनिया को ढूंढना आसान नहीं था। खोज से लेकर इस तक पहुंचने में हजारों वर्ष बीत गए। इसके बाद आप हजार राक्षस दानव सम्राट क्षेत्र में सफलता पाने में सक्षम होंगे। वन सागर, क्या तुम भी जल्द ही वहां नहीं पहुंचोगे? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके लिए विश्वों को भस्म करना और अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि नष्ट होने पर क्या होगा, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने जिन दुनियाओं को चुना उनमें से अधिकांश मानव कुल की मध्य हजार दुनियाएं थीं। दानव कुल और मानव कुल स्वाभाविक शत्रु थे। भले ही वे मानव कुल के मध्य हजार लोगों का विनाश कर दें, दानव पूर्वज केवल उनकी सराहना ही करेंगे। सब तैयार हो जाओ, लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों विश्व स्वामियों के शब्द सुनकर नीचे मौजूद सभी लोग उत्तेजित होकर चीखने लगे। उन्हें मनुष्यों का वध करने में आनंद मिलता था। हर बार जब वे किसी नई दुनिया पर हमला करते तो वे देखते कि कौन अधिक मनुष्यों को मार सकता है। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। नरसंहार की तैयारियां जोरों पर थीं। अब वे विश्वमार्ग के निर्माण के लिए अपने विश्व स्वामियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः 10 वर्षों के बाद ये तीनों दुनियाएं आपस में जुड़ गईं। दोनों विश्व स्वामियों ने तुरंत विश्व मार्ग का निर्माण किया और अपनी सेनाओं को यानहुआंग क्षेत्र में ले गए।
लेकिन जब वे यानहुआंग क्षेत्र में दाखिल हुए तो दोनों विश्व स्वामियों को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। यानहुआंग क्षेत्र के साधक उनके आगमन से आश्चर्यचकित नहीं हुए, उन्होंने उनकी जांच भी की। क्या हो रहा था? जल्द ही वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यानहुआंग क्षेत्र का एक विश्व गुरु था, अन्यथा उनके लिए दोनों दुनियाओं के संकेतों को पहले से ही खोज पाना असंभव हो जाता। लेकिन अगर कोई विश्व गुरु हो तो क्या होगा? वे पहले भी विश्व गुरुओं वाली दुनियाओं से भिड़ चुके हैं और वे सभी पकड़े गए हैं और उनके विश्व गुरुओं का नाश हो गया है। अनुभवी विश्व मास्टर्स के रूप में सामान्य विश्व मास्टर्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मार डालो हजार दैत्य विश्व स्वामी सीधे अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया, जो एक विशाल 1000 आंखों वाला ऑक्टोपस था। वन सागर विश्व स्वामी का मूल रूप एक जंगल था और उनके अधिकांश अधीनस्थ वृक्ष राक्षस थे। सभी दानव पूर्वजों को अपने मूल रूप में प्रकट होते देख यानहुआंग क्षेत्र के साधकों की आंखें चमक उठीं। जबकि मनुष्य दानव कुल के लिए भोजन थे, दानव कुल मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम संसाधन था। मांस और रक्त का उपयोग अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था और हड्डियों का उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक भाग की अपनी उपयोगिता थी। और वृक्ष राक्षस, ये विशेष प्रकार के राक्षस जादुई हथियार शोधन के लिए और भी बेहतर उत्कृष्ट सामग्री थे। ये राक्षस काफी मूल्यवान थे। इतनी सारी लालची आंखों से घूरते हुए दोनों लोगों के राक्षसों को ठंड और एक जबरदस्त बेचैनी का एहसास हुआ। इन मनुष्यों का रवैया बहुत अजीब था। इस समय ये जियाओ अंततः बाहर निकल आया। उसने दोनों राज्य स्वामियों की ओर देखा और थोड़ा निराश महसूस किया। केवल 2 अमर सम्राट क्षेत्र के स्वामी, उसने शुरू में सोचा था कि वह कुछ शक्तिशाली विरोधियों का सामना करेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध के लिए ये शियाओ ने एज्योर ड्रैगन स्टार सैनिकों को बुलाया था, सिर्फ उनके युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए। 2 अमर सम्राट जिनका उल्लेख करना कठिन है। ये शियाओ की निराश निगाहों ने दोनों राज्य स्वामियों को बेचैनी का एहसास कराया। जब से वे यानहुआंग क्षेत्र में पहुंचे थे, उन्हें सब कुछ अजीब लग रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना उन्होंने उन अनेक विश्वों में कभी नहीं किया था जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उन्हें नष्ट कर दो, ये शियाओ के आदेश के साथ नीचे की स्टार सेना अब अपने साधना स्तर को नहीं छिपा सकी। महायान क्षेत्र के सैनिकों में सबसे निचले स्तर के कप्तान स्वर्गीय अमर थे, 10,000 में सबसे निचले स्तर के पृथ्वी अमर थे, ब्रिगेडियर जनरल स्वर्गीय अमर थे और महान सेनापति सबसे निचले स्वर्ण अमर थे। यहाँ तक कि शीतियान का साधना स्तर भी गहन अमर क्षेत्र को पार कर गया था। जब सेना के साधना स्तर का खुलासा हुआ तो दोनों क्षेत्र स्वामियों को अंततः समझ में आ गया कि ये शियाओ की निगाह का क्या मतलब था। यानहुआंग क्षेत्र की सेना की तुलना में उनकी साधना का स्तर बहुत कमजोर था। जहां तक दोनों राज्य स्वामियों के अधीनस्थों का प्रश्न है, वे अब उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि वे शुरू में थे। जब वे पहुंचे तो वे उत्साह से चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वे केवल निराशा में विलाप करना चाहते थे। वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कैसे लड़ सकते थे? मारना युद्ध ध्वज की प्राप्ति के साथ ही सेना ने तत्काल हमला शुरू कर दिया। यद्यपि वे अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन दोनों राज्य स्वामियों के अधीनस्थों ने पहले ही लड़ने की इच्छा खो दी थी। यह जानते हुए कि उनका वध कर दिया जाएगा, कौन मृत्यु का सामना करना चाहेगा? सक्षम अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना स्वयं के विकास स्तर को बढ़ाने से कहीं अधिक कठिन है। यद्यपि 2 क्षेत्र स्वामी राक्षस राजा क्षेत्र में थे, उनके अधीनस्थ, जिनमें सबसे मजबूत स्वर्ण अमर क्षेत्र से भी आगे नहीं थे और अधिकतम केवल 1 या 2 ही थे। उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वे मात्रा के मामले में भी जीत नहीं पा रहे थे। केवल 7 सेनाएं होने के बावजूद एज्योर ड्रैगन स्टार की सैन्य संख्या पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। दोनों लोगों की संयुक्त सेना 10 लाख भी नहीं थी। अमर राजवंश को छोड़कर मूलतः कोई भी सेना इतनी बड़ी सेना को प्रशिक्षित नहीं कर सकती थी। इन सेनाओं के घेरने वाले हमले का सामना करते हुए दानव कबीले के पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। कुछ ही समय में लाशें हर जगह बिखर गईं। इस बिंदु पर दोनों क्षेत्र स्वामियों को आक्रमण के लिए यानहुआंग क्षेत्र को अपने लक्ष्य के रूप में चुनने पर इतना पछतावा हुआ कि वे पीछे हटना चाहते थे। लेकिन अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने पर खर्च किए गए संसाधनों के बारे में सोचते हुए दोनों क्षेत्र स्वामी केवल अपने दांत पीस सकते थे और व्यक्तिगत रूप से एज्योर ड्रैगन सैनिकों का विरोध करने के लिए कार्रवाई कर सकते थे। यदि इन सभी राक्षसों को मार दिया जाए तो उनके पास कोई अधीनस्थ नहीं बचेगा। आओ उठो व्हाइट टाइगर आर्मी स्पिरिट। दोनों राक्षस राजाओं को कार्रवाई करते देख गहन अमर शीतियान बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि वह कुछ हद तक प्रसन्न हुआ। कम से कम 2 अमर सम्राट क्षेत्र की शक्तियां
एज़्योर ड्रैगन सैनिकों को थोड़ा अभ्यास करा सकती हैं। अगले ही क्षण नीला ड्रैगन सेना आत्मा सेनाओं के ऊपर प्रकट हुई। नीला ड्रैगन सेना आत्मा अभी तक हिली भी नहीं थी, उसके मात्र दुष्ट क्यूई उत्सर्जित करने से दोनों राक्षस राजाओं को हड्डियों तक ठंड महसूस हुई। नीला ड्रैगन 4 पवित्र जानवरों का नेता है और चारों सेनाओं में सबसे शक्तिशाली है। एज़्योर ड्रैगन की पूंछ के एक झटके से अविश्वसनीय शक्ति एकत्रित हो गई। टकराना। अपनी पूंछ के एक झटके से वुडसी डेमन मोनार्क की गर्वित सुरक्षा नष्ट हो गई तथा उसका हरा लकड़ी का कोर उजागर हो गया। यह लकड़ी का कोर, यह वुडसी डेमन मोनार्क का डेमन कोर है। यदि दानव कोर नष्ट हो गया तो वुडसी दानव सम्राट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। शीतियान ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मॉन्स्टर किंग्स अभी भी एज़्योर ड्रैगन आर्मी स्पिरिट की पूरी लड़ाकू शक्ति का पूरी तरह से आकलन नहीं कर सका। लकड़ी के समुद्री दानव सम्राट, जिसके पास केवल उसकी लकड़ी की कोर बची थी, अब कोई खतरा नहीं था। शीतियान ने अपनी नजर 1000 दैत्य दानव सम्राट पर घुमाई। शीतियान की निगाहें महसूस करते ही 1000 दैत्य दानव सम्राट कांप उठा। यदि वुडसी डेमन सम्राट की सुरक्षा सेना आत्मा के एक प्रहार का भी सामना नहीं कर सकी तो 1000 दैत्य डेमन सम्राट को भी नहीं लगा कि वह इसका सामना कर सकेगा।